नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बच्चों, ये पाठ आपके सेकेंड ग्रेड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इनका लाभ उठाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और सभी लोग इसका लाभ ले सकें। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। हमारे कक्षा 10th की कृतिका पाठ्य पुस्तक चल रही थी, जिसके अंतर्गत हमने पहला पाठ और दूसरा पाठ कर लिया था। आज हमारा तीसरा पाठ है। मधु काकरिया जी का साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत है। मधु काकरिया जी का जीवन परिचय हम देख लेते हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किए और बहुत ही संघर्ष करके ये आगे बढ़ी और आज उन्होंने एक अच्छा मुकाम प्राप्त किया। ये 2 भाइयों में इकलौती बहन थी और इनके दिखने में ये अच्छे नहीं थे, उसके कारण इनके रिश्ते आते थे और वो बार बार टूट जाते थे और टूटने से इनका मन वैसा ही हो गया था, इसलिए ये शादी में विश्वास नहीं रखती थी। फिर भी इनके पिता नहीं माने और उनकी शादी करा दी थी और शादी के कुछ वर्षों के बाद इनका विवाह विच्छेद हो गया और विवाह विच्छेद होने के बाद ये अपने बेटे के साथ रहते थे और स्वयं में इतना हौसला था और इतनी स्वाभिमानी थी कि स्वयं कमा के अपना गुजारा चलाया और अपने बेटे को भी अच्छा मुकाम दिलाया और खुद ने भी अच्छा मुकाम प्राप्त किया। तो आइए जान लेते हैं इनका परिचय। मधु काकरिया जी का जन्म हम देखते हैं 23 मार्च 1957 में कोलकाता में हुआ। इनके पिताजी का नाम ध्यानचंद वर्डिया था। ध्यानचंद, ऐसे क्या हो गया, ध्यानचंद वर्डिया और इनकी माता जी का नाम था अक्षय देवी। यह एक जैन व्यवसायी परिवार था। मध्यम वर्गीय परिवार में इन्होंने जन्म लिया और बहुत अच्छी पढ़ाई करके ये बहुत ही आगे बढ़े। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पत्ताखोर उपन्यास है इनका। इसके अलावा इनके अन्य उपन्यास भी है, सेज पर संस्कृत, सुक्ते, चिनार आदि और सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में यीशु इनका कहानी संग्रह है। इसके अलावा इनका एक टेलीफिल्म लेखन है, रहना नहीं देश वीराना है, इनका एक टेलीफिल्म लेखन है। इनके यात्रा वृत्तांत भी कुछ है, बुद्ध, बारूदौर पहाड़, शहर शहर जादू, बंजारा मन और बंदिशें। और एक हमारा जो आज का पाठ है साना साना हाथ जोड़ी, ये इनके यात्रा वृत्तांत है। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। मधु काकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। यानी मुख्य रूप से उन्होंने जो समाज में व्याप्त समस्या है, ज्वलन समस्या, उनके ऊपर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। अब हम हमारे पाठ में क्या दिया गया उसका एक सार रूप देख लेते हैं। साना साना हाथ जोड़ी क्या है, तब को ध्यान होना चाहिए। ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है। ठीक है बच्चों, यात्रा वृत्तांत है। महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब मधु जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती थी। यानी जब ये महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग से ऊब जाती थी तो यात्राओं पर निकल पड़ती थी और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया। साना साना हाथ जोड़ी में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी, साना साना हाथ जोड़ी में क्या है, पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उनके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन इसमें इन्होंने किया है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आँखों से निहार रहे हो। निहार मतलब देखना। और हम महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। आगे हम देखते हैं। देखो आगे देख लेते हैं।
लेखिका महिला हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती है। साथ ही यह बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है। इस पाठ में किसका मेल है, अगर आपको पूछा जाए तो पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है। पीड़ा किसकी है कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले जो रास्ते हैं उसके निर्माण में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उसकी यहाँ पर पीड़ा है। और साथ ही इसमें सौंदर्य है, हिमालय जाने के जो रास्ते का सौंदर्य है, दोनों को यहाँ पर लेखिका ने प्रकट किया है। इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें अपने स्व की संकीर्णता से भी मुक्त करती है। हम घूमते फिरते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, यात्राएं करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं और जानने के बाद हम जो स्व की संकीर्णता हमें जो होती है वह दूर हो जाती है। सना सना हाथ जोड़ी बच्चों क्या है, तो ये एक प्रार्थना है। पाठ का नाम है सना सना हाथ जोड़ी। तो ये क्या है, तो ये प्रार्थना है। और ये प्रार्थना किसने गाई थी, अगर आपको कोई पूछे तो आप बता देना, नेपाली युवतियों ने गाई थी। किसने गाई थी, नेपाली युवतियों ने। ये एक प्रार्थना का नाम है, युवतियों ने। आपको कोई पूछे कि सना सना हाथ जोड़ी प्रार्थना निम्न में से किसने गाई थी, तो आपको ध्यान देना है कि नेपाली युवतियों ने गाई थी। बच्चों, अब हम हमारे पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सना सना हाथ जोड़ी एक प्रार्थना है। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था। कवियत्री कह रही है हिमालय की यात्रा करने जा रही है तब कि जब मैंने हैरान होकर देखा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। कहाँ पर, नीचे पृथ्वी पर। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था। कवियत्री यहाँ कह रही है क्या था वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या था जो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था। वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। क्या था, रात में जगमगाता गंगटोक शहर। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम और रात। गंगटोक का सब कुछ सुंदर था, सुबह भी सुंदर थी, रात भी सुंदर थी और साथ में शाम की बहुत ही सुंदर थी। यानी सभी कुछ गंगटोक का सुंदर था। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। सम्मोहन मतलब आकर्षित होना। कुछ इस कदर की उस जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मैं भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता। अब अतीन्द्रियता का आपको अर्थ देखना है तो आप देखो, यहाँ जाके देख सकते हो, इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय होता है। तो ऐसे आप अगर किसी शब्द का अर्थ यहाँ एक करके दिया, मतलब नीचे उसका अर्थ दिया ही होगा और आप जान सकते हो। यानी और थी अतीन्द्रियता, यानी मैं इंद्रियों से परे, मैं डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। वो कह रहे कि मैं शहर को देखकर इतनी सम्मोहित हो चुकी थी कि मुझे अपने आप में अर्थहीन प्रतीत हो रहा था। मेरे अपने आप के भीतर शून्य विराजमान हो गया था और मैं इंद्रियों से परे उस डूबी हुई रोशनी की जादुई झालर को ऐसे तन्मय होकर देख रही थी कि मुझे कुछ भी सुध नहीं था। धीरे धीरे एक उजास यानी प्रकाश उस शून्य से फूटने लगा और एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दो हूँ प्रार्थना, है ना। कौन सी प्रार्थना, साना साना हाथ जोड़ी गर्दो हूँ प्रार्थना। इसी से इस पाठ का नाम पड़ा है। हमरो जीवन तिमरो कोसेली, यानी इसका अर्थ क्या होता है, मैंने पहले इसलिए नहीं बताया कि यहाँ दे रखा था और आप इसको अच्छे से समझे। यानी छोटे छोटे, साना साना मतलब छोटे छोटे, हाथ जोड़ी हाथ जोड़कर, गर्दो हूँ प्रार्थना, प्रार्थना कर रही हूँ कि हमरो जीवन तिमरो कोसेली, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। इस प्रार्थना का क्या अर्थ है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। देखो ये
किससे सीखे थे? नेपाली युवती से। प्रश्न बन सकता है सना सना हाथ जोड़ी क्या है? प्रार्थना है। इसका भावार्थ क्या है? छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। और ये किससे सुना था कवयित्री ने? तो नेपाली युवती से सुना था। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पढ़ना था, पर आंखें खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी और यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। ठीक है, कंचनजंगा पहाड़ी, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी। कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी थी? कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से क्या था? ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। ठाकुर जी मतलब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण। कंचनजंगा न दिखनी थी, न दिखी, यानी मौसम साफ था फिर भी कंचनजंगा चोटी जो हमारे भारत की केटू जिसको कहते हैं, केटू हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है इसको, केटू को, कंचनजंगा को न दिखनी थी न दिखी। कहाँ थी कंचनजंगा? नेपाल में। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखो यहाँ पे कंचनजंगा है ना, ये कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की पहली। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, यानी दिखाई नहीं दी। सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। रकम भांति भांति के इतने सारे रंग बिरंगे फूल दिखाई पड़े कि ऐसा लग रहा था कि मैं फूलों के बाग में ही आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर, कितने किलोमीटर ये याद रखना, गंगटोक से 150 किलोमीटर की दूरी पर था युमथांग। क्या था? अब पूछा जाए युमथांग गंगटोक से कितनी किलोमीटर की दूरी पर था? 149। युमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटी और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितने नार्गे मुझे बता रहा था, यानी गाइड तो कम था और ड्राइवर कम और गाइड ज़्यादा था। नार्गे, जितेन नार्गे नाम का एक गाइड था या गाड़ी का ड्राइवर भी मान लो, वह बता रहा था कि आपको सारे रास्ते क्या मिलेंगी? गहनतम घाटियाँ मिलेगी और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी। क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? कवयित्री ने आश्चर्य से पूछा। मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ, चलिए तो। ड्राइवर क्या कह रहा है? चलिए तो ऊपर, पता चल जाएगा। जगह जगह गर्दाए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए, किसके? जगह जगह गर्दाए पाइन और धूपी, ये क्या है? एक पेड़ है, पेड़ों के नाम है। खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों के ऊपर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। क्या दिखाई दी? बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा के प्रतीक। अगर पूछा जाए कि वह सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक लग रही थी, तो शांति और अहिंसा का प्रतीक। ये पताका है जिस पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया वहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। नार्गे ने क्या बताया? यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। ध्यान रखना है, कितनी श्वेत पताकाएं? 108 श्वेत पताकाएं जब किसी बुद्ध की मृत्यु होती है। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। और फिर उन पताका को क्या नहीं किया जाता? उतारा नहीं जाता, वे स्वयं ही नष्ट हो जाती है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताका लगा दी जाती है, पर वे रंगीन होती है। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। किसकी जीप में? ड्राइवर की जीप में। और कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। कवयित्रियाँ कह रही है कि जीप में तो लगी थी, पर कई दुकानों पर भी मैंने ऐसी तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा कि इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। क्या नाम है? जितेन ने क्या बताया? कवि लॉन्ग स्टॉक इस जगह का नाम है। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। कौन सी फिल्म? गाइड फिल्म आपने देखी भी होगी, इसकी शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चिस्खे बमसन ने लेप्चाओ के शोमेन से
कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। यानी तिब्बत के चिस्खे बमसन ने, है ना, नेपचाओ के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर जहाँ हस्ताक्षर किए थे वो भी यहीं पर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल लेप्चा और भूटिया। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, किसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या है ये? धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। कौन बता रहा है? नार्गे बता रहा है। किसको बता रहा है? कवयत्री को बता रहा है। ध्यान रखना, क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी, लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पना एक जैसी। यानी यहाँ कवयत्री कह रही है कि इतनी वैज्ञानिकों ने प्रगति कर ली है, उसके बावजूद भी हमारे देश में कहीं पर भी जाओ तो उसकी आत्मा एक ही है, उसके अंधविश्वास एक जैसे हैं, सारा एक जैसा है। रफ्ता देखो ये बताया तो रोटी और पानी सब ठीक है। अब हम पढ़ लेते फिर नीचे और देख लेते। रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य मतलब वहाँ का दृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियाँ और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटानियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। यानी वो कह रहे थे जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे वैसे वैसे वो घर, वो युवतियाँ स्वेटर बुनती, सारे परिदृश्य दिखाई दे रहे थे और वो धीरे धीरे आंखों से ओझल हो रहे थे और हिमालय पास आता जा रहा था। हिमालय छोटा छोटे से अब विशाल दिखने लग गया था और वह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बहुत ही सुंदर, और छोटी छोटी पहाड़ियाँ बड़ी बड़ी दिखने लग गई थी। और देखते देखते रास्ते वीरान, अब क्या हो गई? रास्ते वीरान हो गए, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। जैसे जैसे हम हिमालय की ओर बढ़ते जा रहे थे रास्ते वीरान लगने लगे थे, हमें संकरे लगने लगे थे और जलेबी की तरह कैसे लग रहे थे? घुमावदार प्रतीत होने लग रहे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा और घटाएं घराती पाताल नापने लगी। वादियाँ चौड़ी होने लगी और बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हचकोले खाते निकल रहे थे। ये देखो हिमालय बताया गया है। ये नीचे पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है ना। शिद्दत से मतलब ये बताया गया। देखो हर किसी का अर्थ आपको अगर देखना है, कभी मैं बताना भूल जाऊं तो आप देख सकते हो। जैसे शिद्दत पे 5 लिखा हुआ है तो आप यहाँ जाके 5 पे अर्थ देख सकते हो, प्रबलता से, अधिकता से। देखो इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये बहुत ही अच्छा गाना है, इसको गाने लगे। पर ये मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा। जीप की खिड़की से मुटकी निकाल निकाल में कभी, मुटकी मतलब सी, निकाल निकाल कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इटला इटला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। यानी कवित्री कह रही है, मैं बार बार जीप से मुंह निकाल निकाल कर ऐसा देख रही थी कि जैसे कुछ पर्वत है वो ऐसे प्रतीत हो रहे जैसे आसमान को छू रहे हो, दूध की धार के जैसे झरने बह रहे थे, और कभी नीचे चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इटला इटला कर नदी, है ना, वो बहती थी। और ऐसा लगता था जैसे
है ना। या चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को वह देख रही थी। वहाँ कौन सी नदी थी? तीस्ता नदी। आपको याद रखना है कवियत्री कौन सी नदी को कह रही है कि चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तीस्ता नदी। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ ही यह तीस्ता नदी थी। देखो ये नदी बताई गई है यहाँ। पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, यानी साथ में तो हमारे सिलीगुड़ी से थी, पर जब हम पास में और जा रहे थे तो उसका सौंदर्य और ज़्यादा अच्छा प्रतीत हो रहा था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी और चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। नगपति है ना, हिमालय के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है, पर्यायवाची शब्द है। तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन और उगलता झरना जब नीचे गिरता है तो उसके बाद जो झाग आते हैं उसको फैन कहते हैं। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। क्या नाम था? सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। तभी सैलानी खूबसूरत लम्बों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। मशगूल देखो यहाँ दे रखा, सबके अर्थ दे रखे हैं। मशगूल मतलब यहाँ व्यस्त थे। ठीक है। आदिम युग की किसी अभिशप्त, अब अभिशप्त का अर्थ देखना है तो शापित। ऐसे अभी इसमें क्या है? उपसर्ग है, अभिशप्त। जैसे आप देख सकते हो, राजकुमारी सी में भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा के में पाव डुबाया तो भीतर तक भीग गई और मन काव्यमय हो उठा। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। यानी कवियत्री बहुत अच्छा वर्णन किया यहाँ पर। वो हिमालय के रास्ते का, वो बहते झरने का, उन नदी का बहुत सुंदर वर्णन किया है। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। उस अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हूँ। यहाँ देखो, काल की सरहदों यानी सीमा, ठीक है, बने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकता आप जानते ही हो, तमोगुण से युक्त और दुष्ट वासनाएं मतलब बुरी इच्छा इस निर्मल धारा में बह गई। यानी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं काल की सरहदों से दूर, किसी सीमा से दूर इस बहती धारा में बहने लग गई हूँ। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तमोगुण से युक्त और दुष्ट वासनाएं जो मेरे अंदर थी वो सारी निकल गई है और मैं निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। जितेन ने कहा, जितेन नार्गे ने, कि आगे और भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे, इसलिए आप यहाँ से चलिए। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद फिर वही नज़ारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंगों का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला। और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो और सब पर बादलों की एक मोटी चादर और सब कुछ बादलमय हो गया। चित्र लिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। देखो, अब सयानी का अर्थ देखना है तो समझदार और चतुर, अपन सभी जानते हैं सयानी का अर्थ। तो धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी, मतलब बादल जो छाए हुए थे वो धीरे धीरे हटने लगे। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई और सब और जैसे जन्नत, मतलब जो नज़ारा होता है वो जन्नत सा प्रतीत होता है, बिखरी पड़ी थी। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मतलब धीरे धीरे हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रूडोडेड्रो के फूल, ये नाम है ना,
फूलों के प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल सब अपनी अपनी लय तान और प्रवाह में बहते हुए चरे वेती और यानी धीरे धीरे देखो चलते रहो। और वहाँ पे आया था एक शब्द, ये देखा था आपने, क्या देखा था? जन्नत। तो जन्नत का अर्थ स्वर्ग, सभी जानते हैं। जन्नत से नज़ारे अपन बोलते ही है चरे वेती चलते रहो। यानी यहाँ क्या बताया है कि तान और प्रवाह में बहते हुए चरे वेती चलते रहो और समय से इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हुआ हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। यानी उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कवियत्री को कि बहुत ज़्यादा सुंदर दृश्य देखकर वो ऐसा अपने आप में ऐसा महसूस कर रही थी कि जीवन का आनंद तो यही है और ऐसा ही चलायमान सौंदर्य है जो हमारे जीवन के आनंद को मजा लेकर आनंद लेते हैं हम। संपूर्णता के उन क्षण में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी और मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। ऐसा लग रहा था वो दृश्य जन्नत के जैसा और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं तो कहाँ पर हूँ, ईश्वर के निकट पहुँच गई हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। उस दृश्य को देखकर, उस परिदृश्य को देखकर कवियत्री यहाँ पर कह रही है, सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी, साना साना हाथ जोड़ी की, तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड यानी इंद्रियों से परे खंड खंड हो गया, वह महाभाव सुखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्र मुग्ध सी में तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पावों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हो। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। मैं तंद्रिल अवस्था में यानी वो थोड़ी दूर और आगे निकल गई और अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे पाँवों पर ब्रेक लग रहा हो और वहाँ मैंने कुछ ऐसा देखा, ऐसा मुझे प्रतीत हो गया कि किसी नृत्यांगना के नूपुर टूट गए हो और मैंने देखा कि वो अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ अलग सा देखा मैंने कि वहाँ पहाड़ों पर बैठी हुई कुछ औरतें हैं, वो पत्थरों को तोड़ रही थी। गूथे आठे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े उन औरतों के बारे में कह रही है और कईयों की पेट पर बंधी डोको मतलब बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे और कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। ऐसा दृश्य उन्होंने वहाँ देखा। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत और दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ यहीं पर खड़े BRO यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? तो उसने चुहुल बाजी के अंदाज से बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही है, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने जोड़ा बना रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह? वापिस उन्होंने पूछा कवियत्री ने। मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया और कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कड़े रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है और जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। यानी यह रास्ता बनाना बड़ा दुर्गम्य है। इस सुंदरता का आनंद तो अपन लेते हैं, पर इस सुंदरता का आनंद लेने के पीछे कितने लोगों की यहाँ पर मौत हो जाती है, इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्ते पर एक सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेट टू बिल्ड दिस रोड्स। यानी आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया और इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। कौन जंगलों के ये नाम है, पलामू और गुमला। पीठ पर बच्चे को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ और उन युवतियों के फूले हुए पाँव और देखो ये दृश्य बताया है पूरा। ये झरने बह रहे हैं, ये पत्थर है, इसको काट काट के रोड बनाए जाते हैं। इन पत्थरों पर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों पर पड़े ठाटे देखो, ये हाथ पर पड़ने वाली गांठें या निशान को ठाटे कहते हैं। एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगानियों की कहानी हर
जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। और मुझे, उनकी सहयात्री कौन थी? मणि, है ना। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई है। कौन कह रहा है? जितेन कह रहा है, ड्राइवर। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एंड रिपेइंग है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। किसके, कौन कह रही है? कवित्री कह रही है कि ये तो वेस्ट एट रिपेइंग, यानी देखो यहाँ दे रखा है इसका, इसमें जो अर्थ दे रखा है वही मैं बता देती हूँ। कम लेना और ज़्यादा देना, है ना। तो कम लेना और ज़्यादा देना यानी इतना वो संकरा रास्ता है जिसको वो चौड़ा कर रहे हैं, यानी इनको तो इसके बदले में बहुत कम मिल रहा है और वो ज़्यादा अपने आप में दे रही है समाज को। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, इसका अर्थ है ना। मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे, तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरिया किसी बात पर इस कदर खिलखिला कर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। यानी यहाँ कवियत्री ने सुंदरता देखते हुए देखते जब ये देखा कि किस तरह से यहाँ रास्ता बनाया जाता है और इस बारे में सुना देखा, तो वो अंदर से बिल्कुल झकझोर गई और उनको लगा कि वास्तव में ये जो है वो कितना कम लेकर कितना ज़्यादा इस देश को लौटा रही है। और फिर वह वहाँ से आगे बढ़ गई। इसके आगे बच्चों पाठ है, पर ये पाठ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको 2 भाग में पढ़ेंगे। पहले भाग में अपन इतना ही पढ़ते हैं, दूसरे भाग में ये आगे का पाठ जो बाकी है 2-4 पेज, उसको अपन कल के वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक अच्छा से समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा मानना है कि कितना अच्छा कवियत्री ने यहाँ वर्णन किया है, कितने अच्छे शब्दों को यहाँ उन्होंने समाहित किया है और बड़ा ही सुंदर दृश्यों का यहाँ वर्णन किया, जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे सामने वह दृश्य वापिस घूम रहे हो और हम स्वयं हिमालय की वादियों में घूम रहे हो, ऐसा प्रतीत हमें हो रहा है। तो ये पाठ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से अगर समझ में आया हो, हिमालय का ये जो वर्णन किया है वो बहुत अच्छे से आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए पाठ को आप अच्छे से समझ पा रहे हो, तो मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।